दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के सत्र 2018 में आयोजित हुई प्रवेश परीक्षा के पेपर के 15 प्रश्नों की। इसी पेपर के 15 प्रश्न मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूं। तो देखिए दोस्तों, बात यह है कि आपको लगातार ये 5वां मॉडल पेपर है जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं। मॉडल पेपर तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये मेन एग्ज़ाम के पेपर मैं पहले सॉल्व करवा रहा हूं और बाद में मैं मॉडल पेपर बना करके और सॉल्व करवाऊँगा। तो इसलिए आप इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुने और दूसरा अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें। देखिए, और हर एक प्रश्न पर मैं 3-4 नए प्रश्न बना रहा हूं, तो आप ये मान के चलें कि डेली आपके 100 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है उस पे हम जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि एक भ्रूणी अवस्था दी गई है गैस्ट्रुला, कि गैस्ट्रुला के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है। अब पहले तो आप ये जान लो कि भ्रूणी अवस्था है कौन कौन सी। सबसे पहली भ्रूणी अवस्था को बोलते हैं मोरूला, फिर आती है ब्लास्टुला और फिर आती है गैस्ट्रुला। ये 3 भ्रूणी अवस्था होती है दोस्तों। सबसे पहले मोरूला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। इनमें से जो मोरूला भ्रूणी अवस्था है दोस्तों वो ठोस भ्रूण है, ठीक है ना। वो 8 से 16 कोशिकीय ठोस भ्रूण है। जबकि मैं अगर बात करूं ब्लास्टुला की, तो ब्लास्टुला में क्या होता है कि जब मोरूला की कोशिका एक ही कोने पर आकर विन्यासित हो जाती है ना, तो उसे अपन ब्लास्टुला कहते हैं। इसलिए ब्लास्टुला के अंदर एक रिक्त स्थान बन जाता है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। और जब ब्लास्टुला की कोशिकाएं आगे अरेंज होती है 3 जनन स्तरों में, तो उसे हम गैस्ट्रुला कहते हैं। तो यहाँ पे यही बात कही गई है गैस्ट्रुला के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 3 भ्रूणीय जनन परतों की स्थापना होती है क्या? बिल्कुल होती है। फिर अगला जो पॉइंट है वो ये है कि 3 जनन परतों को व्यवस्थित करने के लिए कोशिकाओं को बड़े पैमाने पर गति करनी पड़ती है क्या? बिल्कुल करनी पड़ती है। भ्रूण का आकार भी बढ़ता है क्या? अरे भैया, आकार क्यों बढ़ेगा? गैस्ट्रुला में तो कोशिका अरेंज हो रही है ना 3 परतों में, तो कोशिका जितनी पहले थी उतनी बाद में है, लेकिन वो 3 परतों में व्यवस्थित हो रही है। तो वो गति यानी हलचल जरूर कर रही है, जनन स्तर जरूर बना रही है, लेकिन आकार नहीं बढ़ रहा, ठीक है ना। और ये 3 परतें फ्यूचर में आगे चलकर क्या करेगी? अरे भैया, ये जो 3 जनन स्तर बनी है यही आगे चलकर हमारे ऑर्गन बनाएगी, पूरे शरीर को बनाएगी। तो ये जनन परतों के परिवर्तन से भाग्य का फैसला होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें कौन सा गलत ऑप्शन है? सी। अब देखिए, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला दोस्तों जो प्रश्न है वो है संबंधित जीवों को उनके भ्रूण विदलन प्रतिमान से मिलान कीजिएगा। तो देखो, यहाँ पर भी ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है कि भाई भ्रूण का जो विदलन होता है, विदलन को हम क्लीवेज कहते हैं, एम्ब्रियोनिक क्लीवेज। तो उस एम्ब्रियोनिक क्लीवेज की बात की गई है, यानी इसमें यहाँ यॉक की बात की गई है, पित्त की बात की गई है। तो देखो, मानव के संदर्भ में दोस्तों एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी। मनुष्य का जो अंडा होता है, जो एग होता है, वो हमेशा समपीत की होता है, समपीत की, याद रख लेना, आइसोलेसिथल, ठीक है ना। तो मानव के संदर्भ में अगर ये इतनी जानकारी याद रख लोगे तो आपके चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो कैसे, पी का पॉइंट 3rd राइट है, तो नीचे देखो, देखें पहले में पी में क्या राइट है? फर्स्ट, तो पहला गलत हो गया आपका। फिर दूसरे में पी का 2nd राइट दिया हुआ है, ये भी गलत है। फिर तीसरे में देखो तो पी का 3rd दिया हुआ है, तो ये तीसरा आपका बिल्कुल सही है, पॉइंट सी। अब देखिएगा, तो पॉइंट सी आपका यहाँ पे राइट है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है ये भी अहम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न क्या है पहले पढ़ लो। पौधों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है पौधे कंदुकंद नहीं करते। कंदुकंद का मतलब होता है गैस्ट्रुलेट। अरे भाई, पौधों में कभी गैस्ट्रुला अवस्था आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आती। अरे भ्रूणीय परिवर्तन थोड़ी ना होता है, जैसे मानव में होता है वैसे जनन स्तरें थोड़ी ना बनती है, ठीक है। तो ये भी सही जानकारी है, ठीक है। स्थलीय पौधों में युग्मकी अर्धसूत्रण के बजाय बीजाणु अर्धसूत्रण होता है। बिल्कुल, पौधों के अंदर ये बात सही है कि स्पोर मियोसिस पाया जाता है।
फिर स्थलीय पौधों के जीवन चक्र में द्विगुणित और अगुणित बहुकोशिकाओं के दोनों अवस्थाएं निर्मित होती। बिल्कुल सही है, पौधे के जीवन चक्र में द्विगुणित अवस्था भी आती है और अगुणित अवस्था भी आती है। इस बात को आप मान के चलें। जैसे पौधे में अगुणित अवस्था की मैं बात करूं तो पुष्प जो होता है ना, उस पुष्प के अंदर कौन सा भाग अगुणित होता है अगर आपसे पूछ ले तो जो परागकण है ना, जिसे लघु बीजाणु कहते हैं, एक तो वो अगुणित संरचना है, और एक जो अंडाशय वाला भाग होता है ना, ठीक है, जायांका, उसके अंदर एक मादा युग्मकोद्भिद होता है, वो अगुणित संरचना है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है, युग्मक निर्माण में अर्धसूत्रण नहीं समसूत्रण होता है। ये भी बात देखी जाती है पौधों में। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, पौधों के संदर्भ में पादपों के, यहाँ पादपों की बात की गई है, देखो यहाँ कोई स्पेसिफिक पादप की बात नहीं हुई है, इस बात को भी आप समझ लो। जब पादपों की बात की जाती है बच्चों, सभी पादप आ गए इसमें, शैवाल आ गए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। तो उन सभी की विशेषताओं को माइंड में रखना है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये चारों ही पॉइंट सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखिए आप, पहला PQ 2 ही सही है क्या, नहीं, QR नहीं, PQR, तो लास्ट में D ऑप्शन राइट है, PQRS। अब देखो आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में एक एक करके 4 प्रश्न बन रहे हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये मिलान वाले प्रश्न 2018 में ज़्यादा आए थे, उसके बाद में ऐसे मिलान वाले प्रश्न बहुत कम आए हैं, ठीक है। पहला है त्रिसलियन। त्रिसलियन किसे कहते हैं बता सकते हो प्यारे बच्चों? त्रिसलियन के अंदर है क्या होगा, तो देखो इसने वैसे लिखा भी है कि ध्रुवीय, जो ध्रुवीय केंद्रक है उसका नर युग्मक से जो सलियन होता है उसे हम त्रिसलियन कहते हैं। और त्रिसलियन में त्रिगुणित संरचना बनती है, जानते होंगे आप, बता सकते हो? पादपों में 2 और निषेचन और त्रिसलियन पाया जाता है। तो त्रिसलियन से जो त्रिगुणित संरचना बनती है उसका आप नाम बताओ, देके कमेंट बॉक्स में। इसके बाद में परागण। परागण का मतलब क्या है? परागण का मतलब है प्यारे दोस्तों पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। तो ये तो इसका सही हो गया, इसका ये सही हो गया। अब देखो अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का मतलब अंडा से सीधा ही फल में बदल जाए, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इसके बाद में युग्मक सलियन का मतलब क्या होता है? नर और मादा युग्मकों का मिलना। तो देखो P का D सही है और Q का A सही है। तो ये ऐसे ऑप्शन कहाँ पे देखो तो आप, P का D, Q का A, फिर अपना R का क्या सही था? R का C था, और S का B सही था। तो ये B ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अब देखो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, थोड़ा आप भी पढ़ लीजिए दोस्तों। आप इस तरह से जैसे ही प्रश्न आए थोड़ा सा पॉज कर दो वीडियो को, फिर आप खुद आंसर सोचने का विचार करो। दोस्तों आपको यहाँ जितनी भी जानकारी मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से हम बायो के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको कोई भी तथ्य गलत नहीं बताया जाएगा, ये आप मान के चलें। तो देखिए निम्न में से सर्टोली कोशिका का क्या कार्य है? सर्टोली कोशिका शुक्रजनक नलिका आपने पढ़ी होगी दोस्तों। जो शुक्रजनक नलिका है जिसमें शुक्राणु बनते हैं, उनमें 2 तरह की कोशिका होती है, एक तो बड़े आकार वाली कोशिका और एक छोटे आकार की कोशिका। जो छोटे आकार की कोशिका है ये तो आगे चल कर के क्या बनाती है? शुक्राणु बनाती है, ठीक है ना। तो ये तो आपकी स्पर्मेटोगोनिया हो गई एक तरह से। और ये जो बड़े आकार वाली सेल आपको दिखाई दे रही है ये आपकी सर्टोली कोशिका है। सर्टोली कोशिका से जो है शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं, आप याद रखें। यह सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं की क्या करती है? सुरक्षा भी करती है। तो देखो ऑप्शन पे चलते हैं। पहला है शुक्राणुओं की सुरक्षा करना, सही बात है। शुक्राणु को पोषण देना, ये भी सही बात है। विकास की प्रगति के साथ अधिक शुक्राणु का कोशिका द्रव्य, बिल्कुल सही है ये पॉइंट। इस पॉइंट को आप समझो तो, जब प्यारे बच्चों आपको पता है शुक्राणु डायरेक्ट बनता है कि पहले स्पर्मेटिड बनता है? शुक्राणु पूर्व, आपने पढ़ा होगा ना शुक्र जनन। शुक्र जनन जब भी पढ़ते हैं ना तो शुक्राणु कभी डायरेक्ट नहीं बनता, पहले एक अगतिशील शुक्राणु बनता है, उसे स्पर्मेटिड कहते हैं। स्पर्मेटिड बहुत भारी होता है दोस्तों, इसलिए उसके कोशिका द्रव्य का लयन करना पड़ता है, नाशन करना पड़ता है, कोशिका द्रव्य को हटाना पड़ता है। और कोशिका द्रव्य को हटाने में कौन सी कोशिका मदद करती है? सर्टोली। तो ये भी पॉइंट सही है। फिर है टेस्टोस्टेरोन और FSH। FSH का पूरा नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टी का प्रेरक हार्मोन बोलते हैं इसे।
तो इन दोनों के लिए ये मध्यस्थता का काम भी बिल्कुल करता है। तो ये चारों ही सही है यहाँ पर तो दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ चारों ही सही है, चारों। क्या एक और ऑप्शन दिया हुआ है उसे भी पढ़ लो। देखो, शुक्राणुजन्य कोशिकाओं की गति को ये नियंत्रित करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, जिसमें ए बी सी डी ई सभी ऑप्शन राइट। अब देखिएगा आप अगला जो आपका प्रश्न है, अगले प्रश्न पे आ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कीड़ों और जानवरों को आकर्षित करने के लिए पुष्प का कौन सा भाग सुगंधित होता है। देखिए दो चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो पुष्प का कौन सा भाग सुगंधित है और दूसरा कहाँ पे मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती। आकर्षक भाग तो कौन सा है भाई, पंखुड़ी, पेटल्स बोलते हैं, और इसी के अंदर जो है मकरंद ग्रंथियाँ होती है जो मीठा रस बनाती है। और सुगंध उत्पन्न करने के लिए एक और घटक जिम्मेदार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अंडप या कार्पल्स। याद रखें, अंडप या कार्पल्स। अब देखिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, युग्मकों के हस्तक्षेप के बिना युग्मकोद्भिद से भ्रूण के विकास को क्या कहते हैं। युग्मकोद्भिद से भ्रूण का विकास, यह आपका 5वां टॉपिक होना चाहिए 12th RBSC का, जहाँ जनन की विशिष्ट विधियाँ दी हुई है। वहाँ एपोमिक्सिस दिया हुआ है, एपोमिक्सिस, असंग जनन। जानते हो असंग जनन का मतलब क्या होता है। असंग जनन का मतलब है बिना युग्मकों के निर्माण और संलयन के डायरेक्ट आप अगर कोई द्विगुणित पादप बना रहे हो, अगुणित पादप बना रहे हो, ठीक है ना, तो उसे असंग जनन कहेंगे। असंग जनन एक तरह से अलैंगिक जनन की विधि के समान ही है, ठीक है ना। और असंग जनन की ही विधियाँ हैं, अपयुग्मन, अपबीजाणु, ठीक है ना। तो यहाँ क्या पूछा गया है, युग्मक के हस्तक्षेप के बिना युग्मकोद्भिद से भ्रूण का निर्माण। अब युग्मकोद्भिद से भ्रूण का निर्माण आप अगर कर रहे हो तो दोस्तों वो घटना याद रख लेना, अपबीजाणुता कहलाती है। क्या कहलाती है, अपबीजाणुता। और आपके बुक्स में 2 प्रकार की अपबीजाणुता दी हुई है, एक तो कैसी, कायिक, और दूसरी कैसी, जननिक या जनन। इसके अलावा अपयुग्मन भी दिया हुआ है आपके बुक्स के अंदर। इसी टॉपिक में अनिषेक फलन भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखें आप। इसके बाद में अगले प्रश्न पे आ रहे हैं हम। अगला जो प्रश्न है वो है, स्तनपान कराने वाली माँ आमतौर पर गर्भ धारण नहीं करती। याद रख लेना बच्चों, जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद में मान लो वो 6 मंथ तक बच्चे को दूध पिला रही है, तो 6 मंथ तक उसमें दोबारा गर्भ धारण नहीं होगा, ठीक है ना। इसे स्तनपान अनावर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इसका कारण पूछा गया है कि क्या कारण है, तो इसका कारण है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का क्या, अतिस्रावण। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है, द्विगुणित जीवों में जीन विनिमय के लिए कौन जिम्मेदार है। अब आप मुझे बता दो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। जीन विनिमय का मतलब जानते हो आप, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं इसे। कब होता है क्रॉसिंग ओवर, आंसर दे सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, कौन सी अवस्था और कौन सी उपावस्था, आंसर दीजिए देखें। मैं इसका आंसर आपको क्रॉसिंग ओवर कब होता है आगे बताऊंगा, पहले इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। द्विगुणित जीवों में जीन विनिमय के लिए जिम्मेदार है, जीनों की प्रभाविता के लिए बिल्कुल भी नहीं। अरे भैया जीन विनिमय स्पेसिफिक क्या घटनाक्रम है वो यहाँ बताया गया है। सहलग्न जीनों के पुनर्योजन के लिए बिल्कुल भी नहीं। सहलग्न जीनों में तो जीन विनिमय होगा ही नहीं, क्योंकि सहलग्न जीनों का मतलब है ऐसे जीन जो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं और अगली पीढ़ी में साथ साथ चले जाते हैं, उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं। तो इसके बाद में अगला प्रश्न है, जीनों के मध्य सहलग्नता के लिए, यह भी गलत है। लेकिन पॉइंट बी पे आइए, आप क्या लिखा हुआ है, सेग्रीगेशन ऑफ अलील, यानी एलील के विसंयोजन का मतलब होता है पृथक्करण। अरे भैया जब जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, यहाँ पे जो भी जीन होगा वो यहाँ चला जाएगा और यहाँ वाला जीन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन ऑफ अलील के लिए ये जो जीनी विनिमय है ये जिम्मेदार है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह जीनों का स्वतंत्र अपव्यूहन होता है, यानी कोशिका विभाजन की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें जीनों का स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। देखो भाई, जीनों की जब जब भी बात आती है, जीन अपव्यूहन, क्रॉसिंग ओवर, ये सब अर्धसूत्री विभाजन में होते हैं। याद रखो आप, ये घटनाएं सब कब देखी जाती है,
अर्धसूत्री विभाजन में। और अर्धसूत्री विभाजन जो है उसके दो रूप है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्यारे बच्चों चार आपको जो है केंद्रक विभाजन की अवस्था दिखेगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यानी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अंदर प्यारे बच्चों प्रोफेज फर्स्ट में तो क्या होता है, केंद्रक झिल्ली गायब होती है, गुणसूत्रों के बीच चीनी विनिमय होता है, ठीक है ना, ये काम होते हैं यहाँ पर, काइज्मा वगैरह बनता है। और फिर मेटाफेज में, मेटाफेज जब फर्स्ट आती है ना तो जीनी विनिमय कंप्लीट हो जाता है और जीन स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा मेटाफेज फर्स्ट। यानी अर्धसूत्री विभाजन की जो मेटाफेज फर्स्ट आती है ना तब तक जीनों का कैसा अपव्यूहन हो जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन। तो इसका मतलब जीन विनिमय होता कब है, मेटाफेज में होता है क्या, नहीं, मेटाफेज से थोड़ा सा पहले एनाफेज में होता है। एनाफेज में भी क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो पेंकाइटिन उपावस्था में, ठीक है, सॉरी एनाफेज नहीं, सॉरी प्रोफेज। देखिए दोस्तों सबसे पहली अवस्था का नाम प्रोफेज है, तो प्रोफेज फर्स्ट की पेंकाइटिन उपावस्था में जीनी विनिमय होता है, याद रख लेना आप लोग। और जीनी विनिमय कहते किसे हैं, तो ये भी परिभाषा सुन लो, किसी भी समजात गुणसूत्र की जो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है इस पर जो जीन है उन जीनों का आदान प्रदान जीनी विनिमय कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मासिक चक्र की शुरुआत से ही हार्मोन के स्राव का सही अनुक्रम कौन सा है। तो मासिक चक्र की शुरुआत से, मासिक चक्र के दौरान कौन से हार्मोन रेगुलेट करते हैं मासिक चक्र को, तो एक तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, पुट्टी का प्रेरक और ल्यूटिलाइजिंग, प्यारे बच्चों LH और FSH, इन दोनों को तो अपन गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं, ठीक है। जो है ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को एक तरह से रिलीज करवा देंगे आपके आगे चल करके। देखिए उसके बाद में अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाओं में एक आपको पता होगा लिंग हार्मोन स्रावित होता है एस्ट्रोजन, दूसरा लिंग हार्मोन कौन सा स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिएगा तो ये कह रहा है मासिक चक्र के दरमियान वैसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ऐसा पूछ लेता ना, तब तो देखो मासिक चक्र के दौरान LH भी स्रावित होगा, FSH भी होगा, एस्ट्रोजन भी होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी होगा, समझ रहे हो बात को। लेकिन यहाँ पे LH की तो बात ही नहीं की गई है। एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस मासिक चक्र को अपन आर्तव चक्र कहते हैं, तो मासिक चक्र के कौन से दिन LH हार्मोन सर्वाधिक मात्रा में होता है, बताइएगा कौन से दिन, मासिक चक्र के कौन से दिन LH सर्ज देखा जाता है। और आपको मालूम है जब LH अधिक मात्रा में होगा तो ये क्या करता है, ये ग्राफियन पुट्टिका को स्फुटित करा देता है जिससे अंडाणु मुक्त हो जाता है, जिसे अंडो उत्सर्ग कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसका जो सही अनुक्रम है, इसके लिए जो सही आंसर है वो आपका पहला प्रश्न है, वो है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, वृषण में उत्पादन के बाद शुक्राणु के प्रवासन का सही क्रम कौन सा है। यानी शुक्राणु के प्रवासन का मतलब है शुक्राणु के स्थानांतरण का सही क्रम। पहले शुक्राणु बढ़ते कहाँ हैं, शुक्रजनक नलिका में, फिर किस में जाते हैं, अधिवृषण में, अधिवृषण से किस में जाते हैं, शुक्र वाहिका में, शुक्र वाहिका से शुक्र वाहिनी में जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। और शुक्रवाहिनी से शुक्राशय में, शुक्राशय से स्खलन नलिका में, और स्खलन नलिका से मूत्र मार्ग में जाते हैं, और मूत्र मार्ग से जो है वो मूत्र जनन मार्ग है जो शिशन में खुलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट ए है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट बी में देखो आप मूत्र मार्ग पहले लिख दिया, शुक्रजनक नलिका बाद में लिख दिया, ऐसा संभव है क्या, नहीं। फिर दूसरे पॉइंट में, तीसरे में देखो अधिवर्षण पहले लिखा हुआ है लेकिन शुक्रजनक नलिका बाद में लिखा है, भाई शुक्रजनक नलिका में तो बनेंगे तो वो पहले आनी चाहिए, ठीक है। अब अगले डी में देखो शुक्रजनक नलिका लिखा हुआ है, शुक्रवाहिक भी लिखा हुआ है, लेकिन अधिवर्षण को बाद में लिख दिया, जबकि अधिवर्षण यहाँ पहले आना चाहिए था, ठीक है।